नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि हम चीज़ें बस इसलिए खरीद लेते हैं ताकि दूसरों को लगे कि हम अप टू डेट हैं? मैंने भी यही किया था कई सालों तक। नया फ़ोन, नया बैग, नया कपड़ा, नया गिफ्ट और ना जाने क्या क्या। पर जब 2025 की शुरुआत हुई तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस करती हूँ या बस समाज के हिसाब से दिखावे के लिए यह सब कर रही हूँ? तब मैंने एक प्रयोग किया। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने पूरे साल नहीं खरीदी और यकीन मानिए, ना कुछ मिस किया, ना कोई तकलीफ हुई। उल्टा पैसा भी बचा, घर भी सुकून से भरा था और दिमाग भी शांत था। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि वो चीज़ें क्या थीं और उन्हें खरीदना बंद करने से मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया। हर साल नया मोबाइल। हम में से कई लोग नया आईफोन या महंगा एंड्रॉयड फ़ोन अपने ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि दूसरों के पास नया फ़ोन देखते ही हमें भी चाहत होने लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही कोई नया फ़ोन लॉन्च होता, दिल मचलने लगता था। अरे, इसमें तो 108 MP का कैमरा है, इसमें AI फीचर्स भी हैं, अरे इसमें और भी खूबियाँ हैं। पर सच तो ये था कि मेरे पुराने फ़ोन में मैंने शायद ही उसका कैमरा 60% भी इस्तेमाल किया हो। तो अब मैंने तय किया कि जब तक फ़ोन ठीक से काम कर रहा है, मैं नया नहीं लूँगी। ऐसा करने से सिर्फ 60,000 से 1 लाख तक की तो बचत हुई, साथ में मैंने शो ऑफ मोबाइल से खुद को आज़ाद किया। इंस्टाग्राम वाले किचन गैजेट्स। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब का तो बोलबाला है और सभी लोग तरह तरह के किचन गैजेट्स को प्रमोट करते ही रहते हैं। मुझे भी किचन सजाने का बहुत शौक है, तो अक्सर कुछ न कुछ मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब में देखती रहती हूँ। हर रोज कोई न कोई नया गैजेट इंट्रोड्यूस होता ही रहता है। जैसे वीडियो में कोई लेमन स्क्वीज़र यूज़ कर रहा है जो 3 सेकंड्स में जूस निकाल देता है। फिर स्लाइसर, फ्रूट कटर्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजर्स का तो कहना ही क्या। पेस्टल कलर्स में सुंदर सुंदर सिरेमिक बॉल्स जो मन को इतना लुभा देते हैं कि ज़रूरत ना होने पर भी हम उन्हें खरीदने की भूल कर बैठते हैं और यह नहीं सोचते कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, हम इसे कितना इस्तेमाल कर पाएंगे। और नतीजा ये होता है कि सारी चीज़ें अलमारी में सजा दिए जाते हैं। तो अब मैंने सिर्फ 4 से 5 ज़रूरी किचन टूल्स रखे हैं। चाकू, पीलर, चॉपिंग बोर्ड और ब्लेंडर जैसे काम में आने वाली चीज़ें। इस तरह के रोज़ उपयोग में लाने वाले सामान। इससे किचन में जगह भी बनी, सफाई भी आसान हो गई और सबसे ज़रूरी बात कि अब मैं यदि कुछ भी खरीदती हूँ तो एक बार मन में हमेशा सोचती हूँ कि क्या वाकई में इसकी ज़रूरत है या सिर्फ लालच में आकर खरीद रही हूँ। दिखावटी गिफ्ट रैपिंग और गिफ्ट बॉक्सेस। पहले अक्सर जब भी किसी को गिफ्ट देना होता था तो इस मामले में मैं बहुत ही पर्टिकुलर थी कि उसे बहुत सुंदर ढंग से रैप करना है। इसके लिए रंग बिरंगे बॉक्सेस, रिबन, ग्लिटर पेपर, टेप्स और ना जाने क्या क्या मैं खरीद कर रख लेती थी। इन सब की मदद से गिफ्ट रैपिंग करके देना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब गिफ्ट ओपन किया जाता है तो वो सारी चीज़ें, बॉक्सेस, रैपिंग पेपर, रिबन्स, टैग्स सब कचरे के डब्बे में चला जाता है। मुझे समझ में आया कि ये तो बस पैसों की बर्बादी है। क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो रिसाइकल हो सके और पैसा भी कम खर्च हो। कुछ भी, जैसे पुराने अखबार, सुंदर रंग बिरंगे कपड़े, इन सब का प्रयोग करके अपनी कलाकारी और समझ से उसे सुंदर रूप दिया जा सकता है। इस तरह हम पर्यावरण का भी ख्याल रख सकेंगे और गिफ्ट भी ज़्यादा पर्सनल लगेगा। देने में भी अपनत्व का भाव होता है। फैंसी जर्नल्स और नोटबुक्स। मुझे स्टेशनरी आइटम्स खरीदने का बहुत शौक है, तो जब भी बाजार जाने का अवसर मिलता तो स्टेशनरी शॉप में रुककर फैंसी जर्नल्स, नोटबुक्स, स्केच पेन्स, प्लानर्स और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें खरीद लाती थी।
हर साल अपने आप से वादा करती कि जर्नल्स लिखेंगे, प्लानर्स का इस्तेमाल करेंगे, पर शुरुआत के 2 महीने तो जोर शोर से काम शुरू होता, फिर सब बंद और इस तरह जर्नल्स और प्लानर्स आधे अधूरे या खाली पड़े रह जाते। कितने ही नए नोटबुक्स को तो मैंने इधर उधर दान में दे दिया। इस तरह पैसे की बर्बादी और घर में भी क्लटर। अब मुझे समझ आया कि फैंसी डायरीज या जर्नल से कहीं ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तो मैंने अपनी इस आदत को सुधारने के लिए नई नई डायरीज, जर्नल्स लेना बंद की और अब एक सिंपल सी डायरी से काम चल जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि पैसे की तो बचत हुई ही, साथ में साल भर डायरी को इस्तेमाल न करने का गिल्ट भी खत्म हुआ। फैंसी होम डेकोर्स। अक्सर हम त्योहारों के मौक़ों पर घर को सजाने वाली नई नई वस्तुएं जैसे तोरण, लाइट्स, नई टेबल रनर, नए सोफा कवर्स, वॉल हैंगिंग्स और भी कितनी सारी चीज़ें खरीद कर अपने घर को सजाना चाहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि हर त्योहार में कुछ नया खरीदा जाए और ऐसा ही करते करते पुरानी चीज़ों के साथ नए सामान जुड़ते गए। घर में डेकोरेशंस वाली चीज़ों की तो भरमार हो गई। तो अब मैं हर त्योहार से पहले एक बार पुराने सामानों को निकाल कर देखती हूँ। उसमें से जो खराब हो गई चीज़ें हैं उन्हें निकालकर अच्छी हालत वाली वस्तुओं को एक नया रूप देकर फिर उसका इस्तेमाल करती हूँ और एक आध नए डेकोर वस्तु की ज़रूरत लगे तो खरीद लेती हूँ। पहले मेरे घर का हर कोना डेकोर से भरा, कंजेस्टेड दिखाई देता था, पर अब मैं ओपन स्पेस और सिंप्लिसिटी को ही पसंद करती हूँ। एक फैमिली फोटो, एक फ्लावर वाज, एक इंडोर प्लांट और शांति, बस और क्या चाहिए। बार बार बैग्स और पर्स खरीदना। दोस्तों, ज़रूरत सिर्फ 1 या 2 बैग्स की ही होती है, पर ज़रा अलमारी खोल करके देखिए आपके पास कितने बैग्स और पर्स पड़े हैं। कभी गौर किया है कि हम बैग्स को बार बार क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिख रहे होते हैं या सेल में मिल रहे होते हैं। मैं भी हर बार कहीं ट्रिप में जाना हो, बाहर जाना हो तो कोई ना कोई एक नया बैग खरीद लाती थी। कभी एक नया स्लिंग बैग, शादी में जाने के लिए नया क्लच, ऑफिस के लिए नया हैंड बैग, ट्रैवल के लिए फिर से एक नया बैकपैक, और हर बार ख्याल आता कि फिर इस ड्रेस के साथ कौन सा बैग मैच करेगा, तो ये तो समझ के बाहर हो जाता। फिर एक दिन मैंने सारे बैग्स बाहर निकाल कर रखे, देखा तो खुद चौंक गई, 10 से ज्यादा बैग्स। और मजे की बात कि मैं रोज सिर्फ वही 1 या 2 बैग्स का इस्तेमाल करती थी। उसी दिन तय किया कि अब सिर्फ वही बैग रखूंगी जो सच में काम आते हैं। तो अब मेरे पास है एक डेली स्लिंग बैग, हल्का कैजुअल हर जगह साथ जाने वाला, एक बड़ा हैंड बैग ट्रैवलिंग के लिए और 2 एथनिक क्लच शादी, पूजा, त्योहार और खास मौकों के लिए। इन सब से क्या बदलाव आया? 1000-2000 रुपए जो खर्च हो जाते थे अब वह बच जाता है। कम चीजें हैं तो तनाव भी कम और चुनाव करना भी आसान। और सबसे बड़ी बात, देखा और खरीद लिया, इसका पछतावा नहीं होता। बेकार गिफ्ट्स दिल से नहीं, सिर्फ रस्म के लिए। क्या आपने कभी किसी को एक शो पीस या मग गिफ्ट किया है और बाद में सोचा कि ये गिफ्ट तो मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि देना था, दिल से नहीं? तो पहले मेरे लिए गिफ्टिंग का मतलब था बाजार जाना, कोई जेनेरिक चीज़ें ले लेना, जैसे डिज़ाइनर मग्स, कैलेंडर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स या फोटो फ्रेम्स। कभी कभी तो सेल में खरीद कर पहले से ही रख लेती थी और सोचती थी कि किसी के बर्थडे पर इसे दे दूंगी। पर क्या वो गिफ्ट सच में किसी की ज़रूरत या पसंद का होता था? जी नहीं। फिर मेरी सोच में आया बदलाव। एक बार मुझे खुद किसी ने बर्थडे पर गिफ्ट किया एक शो पीस, जो ना तो मेरे टेस्ट का था, ना ही मेरे घर में उसके लिए जगह थी। उस वक्त पहली बार मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भी ऐसा ही करती हूँ? और तब से मैंने तय किया कि अब से हर गिफ्ट में सोच होगी, दिल होगा। तो दोस्तों, हम कौन सी चीज़ें गिफ्ट में दे सकते हैं जो थॉटफुल हो और उपयोगी भी हों? होममेड पिकल्स या कुकीज़, अपने हाथों से बनाया गया कुछ जिसमें स्वाद भी हो और भावना भी। हम बुक्स भी गिफ्ट में दे सकते हैं,
किसी की पर्सनालिटी या इंटरेस्ट को देखकर किताब देना एक टाइमलेस गिफ्ट कहलाता है। हैंड रिटन नोट्स या लेटर्स किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। अगर बजट कम है तो भी दिल से लिखा गया एक छोटा सा पत्र किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। हम प्लांट्स भी गिफ्ट में दे सकते हैं। छोटे इंडोर प्लांट्स जैसे मनी प्लांट, बैम्बू, ये पौधे सुंदर भी होते हैं और जीवंत भी। इससे सुंदर गिफ्ट और क्या हो सकता है। एक्सपीरियंसेस, कोई वर्कशॉप पास, मूवी टिकट या कॉफी कूपन कैसा रहेगा? यादें बन जाएंगी। इस बदलाव से हमें क्या मिलेगा? गिफ्ट देने का मतलब अब सिर्फ देना नहीं रहा, अब वो जुड़ाव का जरिया बन गया है और सामने वाला याद रखता है कि आपने उसके बारे में सोचा है। अनावश्यक खर्चा और क्लटर दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है। गिफ्ट का साइज नहीं, सोच मायने रखती है। हम जब किसी को कुछ ऐसा देते हैं जिसमें हमारा मन जुड़ा हो तो वो चीज़ें अमूल्य हो जाती हैं, चाहे वो फिर पिकल का एक छोटा सा डब्बा ही क्यों ना हो। सेल में इम्पल्सिव खरीदारी, 70% ऑफ में सब कुछ ज़रूरी लगने लगता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मोबाइल में फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन खोला और सामने लिखा था बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, डील ऑफ द डे, और हम सोचते हैं इतना सस्ता मिल रहा है, बाद में कभी काम आ ही जाएगा, क्यों ना खरीद लिया जाए। और फिर नतीजा क्या होता है? एक और सुंदर सी ड्रेस जबकि अलमारी पहले से भरी है, एक और मिक्सर ग्राइंडर जबकि पुराना सालों से ठीक चल रहा है, एक और बेडशीट सेट जो अगले त्योहार तक पैक ही रहता है। असल में हमने कुछ बचाया नहीं, हमने बिना सोचे खर्च कर दिया। सेल का मनोविज्ञान क्या है? सेल हमें ये नहीं कहती कि आपको ज़रूरत है, वह ये कहती है कि अगर आज नहीं लिया तो पछताओगे। डर ये नहीं कि सामान खत्म हो जाएगा, डर ये होता है कि कहीं डील हाथ से ना निकल जाए। ये फियर बेस्ड मार्केटिंग होती है और हम उसमें फंस जाते हैं। अब मैंने अपने लिए एक सिंपल नियम बना लिया है, नो लिस्ट नो कार्ट। मतलब अगर कोई चीज़ पहले से मेरे लिस्ट में नहीं है तो चाहे वो 80% ऑफ में क्यों ना हो, मैं उसे नहीं खरीदती। और इससे कैसे मदद मिलती है? मैं सेल शुरू होने से पहले अपनी ज़रूरतों की लिस्ट बना लेती हूँ। हर आइटम के सामने बजट लिखती हूँ और चेकआउट से पहले दोबारा चेक करती हूँ कि क्या ये सच में ज़रूरी है। इन सब की वजह से क्या बदलाव हुआ? बिना सोच समझ के खरीदारी बंद हो गई। 3000 से 5000 महीने की बचत शुरू हो गई। घर में कम सामान आया तो रख रखाव भी आसान हुआ और सबसे ज़रूरी, गिल्ट फ्री। सेल का फायदा तब है जब हम उसे चलाएं, ना कि वो हमें चलाए। सस्ती चीज़ें तभी फायदेमंद होती है जब वो काम की हो, वरना वो सिर्फ जगह, पैसा और मन दोनों का बोझ बन जाती है। दोस्तों, ये बदलाव मैंने धीरे धीरे किए। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने ज़रूरत और लालच में फ़र्क करना सीखा, तब से जिंदगी बहुत हल्की और खूबसूरत हो गई। अगर आप भी मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करें। एक छोटी चीज से आपके घर में जगह बढ़ेगी, जेब में पैसे बचेंगे और दिमाग को भी शांति मिलेगी। यदि आप भी एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो शुरुआत करें ना कहने से। ना कहिए बेवजह की खरीदारी को, ना कहिए दिखावे को, और हाँ कहिए खुद के लिए शांति को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ खरीदनी बंद कर दी है या करने की सोच रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।